झरना टोला फैमिली मर्डर केस। आज की कहानी ऐसी है जिस पर आप चाह कर भी यकीन नहीं कर पाएंगे, मगर ये कहानी पूरी तरह सच्ची है। अपने परिवार को अच्छी जिंदगी के लिए एक आदमी कड़ी मेहनत कर सीआरपीएफ में नौकरी हासिल करता है, मगर एक दिन अचानक से सीआरपीएफ जवान अपने परिवार को लगातार फोन करता है, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। जब ये आदमी अपने साले से घर का हाल जानने की कोशिश करता है तो घर के बाहर ताला लगा होता है। 4 लोगों का ये परिवार अचानक से गायब हो जाता है, या फिर यूं कहें कि इनकी हत्या कर दी जाती है। इस केस में सैकड़ों पुलिसकर्मी लगते हैं, कई सारे पैसे खर्च होते हैं, तब जाकर घटना के 11 महीनों बाद एक रूह कपाने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई शख्स नहीं था जो इस केस के बारे में ना जानना चाहता हो। सभी को बेसब्री से इस केस के सॉल्व होने का इंतजार था। तो आखिर इस केस की पूरी कहानी क्या है? क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया था? कौन था कातिल जिसने पूरे पुलिस प्रशासन के पसीने छुड़वा दिए? जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के झरना टोला इलाके की। इस इलाके में सीआरपीएफ जवान जवाहरलाल का परिवार रहता था। क्योंकि जवाहरलाल की नौकरी सीआरपीएफ में थी, इसीलिए उसे अक्सर अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता था। हालांकि ये अपने परिवार से फोन के माध्यम से जुड़े रहते थे। इनकी फैमिली में इनकी पत्नी रजिया, एक 15 वर्षीय बेटा अनूप तथा 2 बेटियां, जिनमें 12 वर्षीय रूबी और 17 वर्षीय पूनम थी। तो बात है 30 जुलाई सुबह 10 बजे की, जब जवाहरलाल अपनी पत्नी को फोन करते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उनकी बातचीत पत्नी रजिया से नहीं हो पा रही थी। मगर आज भी रजिया का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब जवाहरलाल को अपने परिवार की चिंता सताने लगी, इसीलिए उन्होंने अपने साले रामू को फोन कर परिवार का हालचाल जानने की कोशिश की। जब रामू अपने जीजा के कहने पर बहन के घर गया तो रजिया के घर पर ताला लगा था। इसके बाद रामू ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि पिछले 2 दिनों से इस घर पर ताला लगा है, और इस बात की जानकारी किसी को नहीं है कि रजिया और उसके बच्चे कहाँ गए हैं। जब आस पड़ोस के लोगों से बात करके रामू एक बार फिर से अपनी बहन के घर आता है तो उसे खिड़की खुली दिखती है, और उसे खिड़की से रामू घर के अंदर झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि घर के अंदर उसकी बहन मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। रामू की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस घटना की सूचना तुरंत ही झरना टोला पुलिस को दी जाती है, जिसके कुछ देर बाद पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है। पुलिस की टीम के आने के बाद इस घर के तालों को तोड़ा जाता है। जब पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है तो वह दंग रह जाती है, क्योंकि घर के उस हॉल में एक नहीं बल्कि 2 लाशें थी। पहली लाश रजिया की, जबकि दूसरी लाश सीढ़ियों के पास 17 वर्षीय बेटी पूनम की, और लाश के कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे जाहिर था कि हत्या से पहले पूनम का रेप किया गया था। मगर पुलिस ने इस बात को दबाने की कोशिश की, क्योंकि हत्या के साथ अगर रेप की बात सामने आती है तो पब्लिक को भड़कते हुए देर नहीं लगती। खैर, कुछ पुलिसकर्मी कमरे की तलाशी करते हैं और एक कमरे में 2 लाशें और मिलती हैं, जो कि अनूप और रूबी की थी। अब इस परिवार के मुखिया जवाहर के अलावा पूरा परिवार खत्म हो चुका था, जो कि झरना टोला के लोगों के लिए काफी हैरानी की बात थी। पुलिस सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और अपनी छानबीन में जुट जाती है,
पूरे घर की तलाशी ली जाती है। तब पुलिस को इस घर की बड़ी बेटी पूनम की एक डायरी मिलती है। डायरी में जो लिखा था उसे देखकर पुलिस भी एक पल को शर्मा जाती है, क्योंकि उस डायरी में पूनम ने अपने प्रेमी के साथ बिताए हर पल का हिसाब लिखा था। चाहे वो घूमना फिरना हो, साथ खाना खाया हो या फिर एक दूसरे के साथ रात बिताई हो। बहरहाल 31 जुलाई को इन सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिससे मालूम हुआ कि इन सभी की हत्या 28 जुलाई की रात ही कर दी गई थी। साथ ही पुलिस का ये अंदाजा भी बिल्कुल सही था कि पूनम का हत्या से पहले रेप या फिर उसने अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे। अब तक जवाहरलाल भी अपने घर आ चुके थे। बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाशों को परिवार को सौंप दिया। पुलिस को ये केस काफी आसान लग रहा था, लेकिन था नहीं। रजिया के घर से उसके गहने, पैसे, एटीएम कार्ड चोरी हो गए थे। पुलिस ने इस केस की हर एंगल से जांच की, जिसमें प्रेम संबंध, लूटपाट, चोरी, संपत्ति विवाद और ऑनर किलिंग शामिल था। पुलिस का पहला शक पूनम के बॉयफ्रेंड पर था, जिसकी हर एक बात पूनम ने अपनी डायरी में लिखी थी। इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले पूनम के बॉयफ्रेंड की खोज खबर निकाली और उससे पूछताछ की, मगर उसने अपने बेगुनाह होने के सारे सबूत पुलिस को दे दिए, जिसके बाद पूनम के बॉयफ्रेंड को इस मामले में क्लीन चिट दे दी। इसके बाद पुलिस ने हर उस शख्स को शक के घेरे में लेकर पूछताछ की जो पिछले 10 सालों से इस परिवार के संपर्क में था, जिसमें सब्जी वाला, दूध वाला, किराने वाला, बच्चों के स्कूल बस का ड्राइवर, नाते रिश्तेदार, इस तरह के तमाम लोग शामिल थे। इन सब लोगों से पूछताछ की जाती है, मगर अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। तभी पुलिस ने रजिया के फोन की 28 जुलाई की रात से लेकर 30 जुलाई की रात तक की सीडीआर निकलवाई, जिससे मालूम हुआ कि जवाहरलाल ने रजिया को 28 जुलाई को करीब 40 फोन किए थे। इनमें से कुछ कॉल उठाए भी गए थे। अब पुलिस के शक के घेरे में जवाहरलाल था। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है बेटी पूनम के प्रेम संबंधों की जानकारी जवाहरलाल को लग गई हो और इसी बात से गुस्सा होकर उसने सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया हो। इसीलिए पुलिस अब जवाहरलाल को थाने बुलाकर 24-24 घंटे पूछताछ करने लगी। इतना ही नहीं, पुलिस की इस टीम ने तो कोर्ट से जवाहरलाल के नार्को टेस्ट करने के आदेश भी मांगे, मगर जवाहरलाल सिर्फ शक के घेरे में था, कोई अपराधी नहीं और ना ही अब तक उसके खिलाफ कोई सबूत मिला था। इसीलिए कोर्ट ने पुलिस की इस अर्जी को रद्द कर दिया। जब ये मामला पुलिस से सुलझ नहीं रहा था, तो इस मामले को क्राइम ब्रांच के हाथों में सौंप दिया गया। घटना के होने से लेकर 2 महीने के बाद तक पुलिस लगातार जवाहरलाल की हरकत पर नजर रख रही थी, मगर इस दिशा में भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस केस को दूसरे एंगल से देखने की कोशिश की। तभी एक दिन पुलिस स्टेशन में जवाहर के पड़ोस का एक व्यक्ति थाने आया और उसने पुलिस को एक जानकारी दी। जानकारी ये थी कि 28 जुलाई की रात 8 बजे वो रजिया के घर किसी काम से गया था। तब तक उसके घर में सब कुछ ठीक था, परंतु एक आदमी उसके घर पर था और वो आदमी अक्सर रजिया के घर आता जाता रहता था। पुलिस ने पहले तो इसी आदमी के बारे में छानबीन की, क्योंकि इस व्यक्ति ने घटना के 2 महीने बीतने के बाद ये बात बताई थी। इसीलिए पुलिस का ये जानना जरूरी था, कहीं इन हत्या में इसकी भूमिका तो नहीं है, मगर पुलिस का ये शक भी गलत साबित हुआ। अब पुलिस ने सिर्फ एक व्यक्ति पर फोकस किया, जिसके बारे में जवाहर के पड़ोसी ने बताया था। जब पुलिस अपनी टीम के साथ उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ के लिए जवाहर के पड़ोसियों से मिली, तो उनके मुताबिक एक आदमी अक्सर रजिया से मिलने उसके घर आता था।
मगर एक हैरानी वाली बात ये थी कि आज तक किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वो आदमी अक्सर अपने सिर पर हेलमेट लगा कर आता था, जबकि उसके पास ऑटो था, बाइक नहीं। इधर क्राइम ब्रांच की टीम हेलमेट वाले आदमी को ढूंढने की जद्दोजहद में लगी थी। तभी जवाहर के एटीएम से कुछ रुपए निकाले गए थे। दरअसल पुलिस प्रोफेशन में लगे हुए लोगों को दो एटीएम कार्ड इशू होते हैं, एक इनके परिवार के लिए और एक खुद के लिए। जो एटीएम कार्ड रजिया के पास था, उसके रैपर पर जवाहर ने पिन लिख रखा था। पुलिस के हाथ ये बड़ी जानकारी लगी। पुलिस ने इस बैंक से संपर्क कर एटीएम के सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ली। इस फुटेज में पैसे निकालने वाला तो नजर आ रहा था, मगर उसका चेहरा नहीं, क्योंकि चेहरे पर कपड़ा बंधा था। पुलिस ने फिर भी लोगों को इसकी फोटो दिखाकर ऐसे कदकाठी के दिखने वाले की जांच पड़ताल की। इस घटना की अब तक की जांच में शायद पुलिस के हाथ ये पहला क्लू था, जिससे इस घटना का खुलासा होने की उम्मीद जगी। दरअसल जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नया मकान बनवाने से पहले जवाहर का परिवार नीना थापा के पास महेश मौर्य के मकान में किराए पर रहते थे। उसी एरिया में अरुण कुमार दीक्षित नाम का आदमी भी रहता था। अब पुलिस ने अरुण दीक्षित को ढूंढने की कोशिश की, उसके घर पर छापेमारी की, मगर घर पर ताला लगा था। पुलिस ने अरुण को तेलंगाना, हरियाणा, दिल्ली के अलावा कई शहरों में अपनी टीम को भेजकर अरुण को पकड़ने की कोशिश की। शुरुआत में तो अरुण पुलिस से बचता रहा, मगर जब इस घटना को 11 महीने का समय बीत गया तो अरुण भी लापरवाह हो गया और वापस गोरखपुर आ गया। तभी पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि अरुण गोरखपुर में मौजूद है। बस फिर क्या था, पुलिस ने अरुण को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जो कहानी सामने आई वो वाकई ही आपको बेचैन कर देगी। दरअसल जवाहर के बच्चे अरुण को टेम्पो वाला अंकल कहकर बुलाते थे और वह जवाहर के घर पर अक्सर आता जाता रहता था। मगर नया घर बनवाने पर जवाहर की फैमिली और अरुण दीक्षित का संपर्क टूट गया। मगर 2 साल पहले एक बार फिर से रजिया और अरुण दीक्षित संपर्क में आ गए और इस बार इनका संपर्क कुछ ऐसा हुआ कि बात अवैध संबंधों तक जा पहुंची। इनके संबंधों के 1 साल बाद रजिया के कहने पर अरुण ने मुस्लिम समुदाय में जो रस्म होती है खतना, वो भी करवा लिया था ताकि लंबे समय तक शारीरिक संबंध बन सके। खैर सब कुछ ठीक चल रहा था। जब जवाहर छुट्टियों पर घर आता तो अरुण रजिया के घर से दूर रहता, मगर जैसे ही जवाहर अपनी ड्यूटी पर चला जाता तो फिर से अरुण रजिया के घर आ जाता और कई बार तो रजिया के घर पर ही रात रुक जाता था। इसी वजह से रजिया के घर का माहौल ऐसा था कि बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हर पल का ब्यौरा डायरी में लिखती थी, क्योंकि बेटी को माँ से डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि माँ भी अपनी अय्याशी में लीन थी। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर रजिया और अरुण के बीच मनमुटाव तब पैदा हुआ जब एक दिन अरुण को 10,000 की ज़रूरत थी और रजिया ने अरुण को पैसे दे दिए। इन उधार लिए पैसों में से 3,000 तो अरुण लौटा चुका था, मगर 7,000 अभी भी बाकी थे और इन पैसों का हिसाब रजिया को अपने पति जवाहर को देना था। इसीलिए रजिया लगातार अरुण पर पैसे वापस करने का दबाव बना रही थी और अरुण रजिया की बात को टाल रहा था। तो बात करें 28 जुलाई 2015 की शाम 7 बजे की। अरुण दीक्षित रजिया के घर आया, सभी ने मिलकर खाना खाया। उस दिन भी अरुण रजिया के घर पर ही रुक गया। उस दिन रजिया अपनी बेटी पूनम के साथ छत पर सोई थी। एक कमरे में अरुण सोया था, जबकि दूसरे कमरे में रजिया का बेटा और बेटी सोए थे। रात के करीब 3 बजे रजिया अरुण से मिलने आई और एक बार फिर से दोनों में पैसों को लेकर बहस शुरू हो गई। मगर अरुण ने रजिया को मनाने की काफ़ी कोशिश की, किंतु रजिया अरुण की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और आवेश में आकर रजिया ने अरुण के प्राइवेट पार्ट पर लात मार दी,
जिससे अरुण कुछ दूरी पर जा गिरा। रजिया की लात पड़ने के बाद अरुण को याद आया कि जिस औरत की खुशी के लिए उसने ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद खतना करवाया था, आज उसी औरत ने उसे लात मार दी। इस बात से अरुण को इतना गुस्सा आया कि उसने पलंग के नीचे पड़े हथौड़े को रजिया के सिर पर दे मारा। अभी केवल अरुण ने इस हथौड़े से रजिया पर 2 ही वार किए थे, जो कि पूरी ताकत से किए गए थे। हथौड़ा पड़ते ही रजिया अचेत होकर गिर पड़ी। अब अरुण को मालूम था कि ये अगर मर गई तो इसके बच्चे पुलिस को सब कुछ बता देंगे। इसीलिए वो पहले पास के कमरे में सोए अनूप और रूबी पर उसे हथौड़े से वार कर उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। एक बार फिर से अरुण रजिया के पास जाता है। रजिया दर्द से तड़प रही थी। वो अरुण से अपनी जान की भीख मांग रही थी। तभी अरुण ने हथौड़े का एक और वार रजिया की खोपड़ी पर किया, जिससे रजिया की जान निकल गई। घर में 3 कत्ल हो चुके थे और अब अरुण इत्मीनान से घर पर रखे सोफे पर बैठ जाता है और पूनम के नीचे आने का इंतजार करता है। करीब सुबह के 5 बजे पूनम की नींद खुलती है। जब पूनम को अपनी मां रजिया नहीं दिखती है तो वह नीचे आती है, जहां अरुण पहले ही पूनम का इंतजार कर रहा था। पूनम के नीचे आते ही जब उसने अरुण को खून से सना हुआ पाया और मां का हाल देखा तो वह सीढ़ियों से वापस ऊपर भागने लगी, मगर अरुण ने पूनम का पैर पकड़ लिया, जिससे पूनम नीचे आ गिरी और नीचे गिरते ही उसे हथौड़े से पूनम के सर पर एक वार कर दिया। इसके बाद दर्द से तड़पती पूनम के साथ अरुण ने अपनी हवस पूरी की। आखिर में पूनम के सिर पर एक और वार किया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने आखिरकार घटना के 11 महीने बाद इस चर्चित हत्याकांड का खुलासा कर दिया। घटना के खुलासे के बाद पुलिस कॉन्फ्रेंस रखी गई और इस मामले की जांच में जुटे पुलिस कर्मियों को डिपार्टमेंट की तरफ से 50,000 का इनाम दिया गया। मगर साल 2015 में ये कांड हुआ था और साल 2016 में आरोपी गिरफ्तार हुआ, किंतु साल 2023 तक भी अरुण दीक्षित को उसके किए की सजा नहीं मिली है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।